नमस्कार छात्रों छात्राओं। अपन ने पिछली क्लास में जो देखा था उसके बाद जो अपन देख रहे हैं आज राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में अपन को आज चर्चा करनी है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है। एक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में या अन्य विज्ञानों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात उस विषय में किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है जिनका कि अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं और उन तर्कों के आधार पर उन्होंने जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में जो अपने विचार दिए हैं उनके आधार पर, और यूनेस्को ने भी 1948 में एक तरीके से एक अपने उसमें जो राजनीति विज्ञान के जो विद्वान थे, जो पंडित थे, उनका एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में भी यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न बातें होती हैं या होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम उपरोक्त विद्वानों के विचारों से और यूनेस्को के तत्वावधान में जो राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने जो अपने विचार दिए थे उस आधार पर हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातों को सम्मिलित करते हैं। इनमें हम देखते हैं पहला मानव का राजनीतिक अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान में सबसे पहले आता है मानव का राजनीतिक अध्ययन। इसमें कहा गया कि राज्य संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के परस्पर संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है राज्य का अध्ययन। मानव का राजनीतिक अध्ययन के बाद में दूसरा आता है राज्य का अध्ययन। अरस्तु ने राज्य के संबंध में कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और वह सदजीवन यानी कि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए उसका अर्थात राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। अब राज्य के संदर्भ में तीन क्षेत्रों के संदर्भ में ध्यान दिया गया। पहला है राज्य के अतीत का अध्ययन, दूसरा का पहला राज्य के अतीत का अध्ययन। इसमें कहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थात राज्य का प्रारंभ कैसे हुआ। राज्य प्रारंभ में परिवारों का समूह मात्र था जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुए ये राज्य। यूनानी इतिहास में इन्हीं को नगर राज्य कहा गया और धीरे धीरे ये नगर राज्य परस्पर मिलकर संघों में संगठित होने लगे। यूनान के एथेनियन लीग और एक्विनियन लीग भी इसी प्रकार के संघों के ही उदाहरण हैं। दूसरा हम देखते हैं राज्य के वर्तमान का अध्ययन। आज राज्य जिस रूप को प्राप्त कर चुका है उसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र पर विचार करता है। राज्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दो रूप हैं, इसका आंतरिक और बाहरी। तीसरा अपन राज्य के बारे में देखते हैं राज्य के भविष्य का अध्ययन। तो राज्य के भविष्य का अध्ययन में हम देखते हैं कि राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ या उत्तम बनाने के लिए है और क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता या उत्तमता की कोई कसौटी या कोई सीमा नहीं है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। आज नवीन विचारधाराओं के अनुसार, नवीन विचारधाराओं में जैसे समाजवादी विचारधारा द्वारा राज्य द्वारा आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए,
अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में है, तो बहुलवादी राज्य को मानवनिर्मित अन्य समुदायों के समान ही समझते हैं। इन सबसे अलग एक अंतर्राष्ट्रीयता के प्रतिपादक युद्धों के मूल कारण इन राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना करना चाहते हैं। सामान्य धारणा यह है कि भविष्य में राज्य का रूप लोकतंत्रात्मक, लोक कल्याणकारी और विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित होना चाहिए, ऐसा कहा गया विद्वानों ने। तीसरा हम देखते हैं सरकार का अध्ययन। हम पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति विज्ञान जो हमको अध्ययन करवाता है सरकार के बारे में करवाता है। सरकार के बिना राज्य के किसी अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। और प्राचीन काल में तो सरकार ही राज्य होता था। जैसे लुई 14वें जैसे शासक तो ये कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ। यह सब राजतंत्रात्मक शासक का कारण था। इसके बाद कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं आई, प्रतिनिधि शासन व्यवस्थाएं आई, और इस परिवर्तन के साथ सरकार के भी 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा हम इसका देखते हैं क्षेत्र के संदर्भ में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में जो हम अध्ययन करते हैं तो उसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी करते हैं। जैसे वर्तमान में प्रजातंत्र का युग है और इसमें स्थानीय स्वशासन का विशेष महत्व है। गांव, नगर और शहर सभी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहाँ के लोगों के सहयोग से ही किया जाता है। और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की व्यवहारिक रूप से प्राप्ति वर्तमान समय की एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है। इसमें जैसे सांप्रदायिक जो द्वेष भावना है, भाषावाद है, क्षेत्रीयवाद है, जातिवाद का भी एक राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, और इसमें हम आतंकवाद, परमाणु बम का खतरा, अन्य देशों के मध्य युद्ध से उत्पन्न समस्याएं और जो पॉल्यूशन है, जनसंख्या है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी हम करते हैं राजनीति विज्ञान में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हल किया जाना चाहिए इन समस्याओं का। पांचवा हम देख रहे हैं इसमें अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। एक विद्वान हुए हैं स्टीवेंसन। उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो एक समय अपने अध्ययन के लिए राजकीय तत्वों का ही ध्यान रखता था, आज अपने प्रशासकीय तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधारों की भी विवेचना करता है। तो राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में भी प्रासंगिक अध्ययन पर बल देता है। छठा आता है शासन प्रबंध का अध्ययन, जो वर्तमान में एक लोक प्रशासन में ये सम्मिलित किया गया है, लेकिन लोक प्रशासन भी राजनीति विज्ञान से अलग किया हुआ कुछ समय पहले ही एक विषय है। और इसमें लोक प्रशासन एक पृथक विषय है, परंतु लोक प्रशासन से संबंधित मूल बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में भी किया जाता है। जैसे लोक सेवकों का मंत्रियों से संबंध तथा प्रशासन को अधिकाधिक कुशल एवं लोक हितकारी और उत्तरदायी बनाने के उपायों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। सातवां हम पॉइंट देख रहे हैं इसमें कि राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव गुटों का अध्ययन। इसमें राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव गुटों का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे जितने भी देश के अंदर राजनीतिक दल हैं, जितने भी देश के अंदर जो दबाव गुट हैं, इन सब का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये राजनीतिक दल हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, दबाव समूह किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। ये हमारे अध्ययन विषय के क्षेत्र में आते हैं। आठवां है राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। इसमें आता है कि राजनीति विज्ञान में जब हम विचारधाराओं की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, इतिहास के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं हम सबसे पहले हम यूनान की तरफ ध्यान देते हैं। और यूनान में हम जब किसी विचारक के संदर्भ में हमारे मन में, मस्तिष्क में विचार आते हैं तो हमारा अनायास ही ध्यान सुकरात की ओर चला जाता है। तो यूँ कहो कि राजनीति विज्ञान में सुकरात से लेकर के और सुकरात, उसके बाद अपन देखते हैं प्लेटो है, अरस्तु है और बहुत सारे पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं से लेकर के, और बर्ट्रैंड रसल। और हम जब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो मनु से देख लीजिए, क्योंकि मनु को हम
प्रारंभिक एक विचारक के रूप में देखते हैं तो मनु से लेकर महात्मा गांधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन हम करते हैं। इन विद्वानों जो भी अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका हम राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। अब अपन इसमें देखते हैं, नवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठनों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आज इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। राजनीति विज्ञान में हम इन बातों पर विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कैसे हुआ, कब हुआ और उसका स्वरूप क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्तमान स्वरूप क्या है और उसके पीछे कौन सी शक्ति है। हम देखते हैं राजदूतों, युद्धबंदियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संधि, समझौते तथा युद्ध से संबंधित नियमों में क्या सुधार किया गया है, क्या किया जाना चाहिए और भविष्य में किस प्रकार से इनमें संशोधन करना चाहिए। अपन देखते हैं ना, एक देश का राजदूत दूसरे देश में नियुक्त किया जाता है जो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है और उस देश में जिसमें नियुक्त किया जाता है वहाँ अपने देश के संदर्भ में जो भी गतिविधि होती हैं उनको अपने देश तक वो प्रेषित करता है। तो हमारे देश का प्रतिनिधि तो दूसरे देश में करता है, उसको हम राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, जिसमें वो निवास करता है उसको एम्बेसी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में, और हम आगे देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि, अर्थात ये कहीं इसका विकास कहीं क्षेत्र रुका नहीं है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे वर्तमान समय में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो जाने से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और बढ़ गया है। इन प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से जीवन की विविधता, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली का उदय, जन कल्याणकारी राज्य की धारणा, नियोजित आर्थिक विकास और वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व का एक इकाई के रूप में परिणत हो जाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, जैसा कि कहा जाता है कि आज पुलिस राज्य का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया है और यह कहा जा सकता है कि पालने से लेकर शमशान तक, पालने का मतलब जब बच्चा का जन्म होता है वो पालने में आता है, तब से लेकर के जब तक वो जीवित रहता है और जीवन का जब अंत होता है तब तक, अर्थात शमशान तक व्यक्ति के जीवन का कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि राज्य के क्षेत्र से बाहर हो। अर्थात यूँ कहो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का जीवन राज्य के क्षेत्र से बाहर नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ राजनीति विज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है और आज हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में हर कदम पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र हमको प्रभावित करता रहता है और हमारे दिलो दिमाग में, हमारे घर में सब जगह राजनीति विज्ञान किसी न किसी रूप में प्रवेश कर चुका है। आज इतना ही, आपका धन्यवाद।